Hey everyone, welcome back to my channel माफियाज इनोसेंट मिस्टेक सीजन 2 पेनफुल लव लेकर मैं आ गई हूँ। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। जैसे कि अभी तक की स्टोरी में जो बैंकिंग है उसे जो मैंग्याओ के आदमी है वो घसीटते हुए ज़बरदस्ती हॉस्टल से लेकर चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले बैंकिंग ना अपना मैसेज नर्स के हाथों ईबो तक भिजवा देती है। दूसरी तरफ मैंग्या जो कि वैन रोहान के मेंशन में बैठा हुआ है, मैंग्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहा है। मैंग्या काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। सामने वाला जो पर्सन है ना, जिस हिसाब से मैंग्या बात कर रहा है, साफ तौर पे लग रहा है कि सामने वाला पर्सन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, जिससे मैंग्या काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। मैंग्या बात बात पर ना उसे माफ़ी मांग रहा है। मैंग्या उससे कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उससे मिल चुका हूँ, मैंने उससे बात भी करी है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप मेरी बात सुनिए, मैं उस तक पहुँच चुका था लेकिन मेरे आदमियों की गलती की वजह से वो मेरे हाथ से छूट गई। मैं आपसे वादा करता हूँ, प्लीज़ मुझे लास्ट चांस दीजिए। अभी तक आपने मेरी बहुत मदद की है, आपकी वजह से ही आज मैं ज़िंदा हूँ, आपकी वजह से ही ये सब कुछ है। प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए। सामने वाला जो पर्सन है वो सीट पे बैठा हुआ है और चेयर पे बैठे हुए चेयर की आर्म पर ना अपनी उंगलियों को बड़े आराम से प्ले कर रहा है और वो अपनी उंगलियों को मूव करते हुए मैंग्याओ से अपनी डीप गहरी आवाज़ में कहता है, और कितने मौके दूं, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वैन रोहान की ऐसी हालत मेरी वजह से है, अगर मैं चाहूँ तो उससे बदतर हालत तुम्हारी हो सकती है। ये बात सुनते ही जो मैंग्या है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। मैंग्या की आंखों से ना आंसू भी बह रहे होते हैं। तभी मैंग्या उसे कहता है, सर मुझे आखिरी मौका दीजिए, मैं वादा करता हूँ इस बार मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ये कहते हुए जो मैंग्या है ना वो ऐसे ही बो डाउन करता है। वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। बो डाउन करते हुए उसके आदमी भी देखते हैं कि ये किसके सामने बो डाउन कर रहा है जबकि ये फ़ोन पे बात कर रहा है। तभी फ़ोन के दूसरी ओर का शख्स उससे कहता है, आखिरी मौका, इसके बाद मैं खुद चाइना आऊँगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं होगी। ये कहने के बाद वो शख्स फ़ोन काट देता है। उसके बाद मैंग्या ज़ोर से फ़ोन ना दीवार पे पटक देता है। फ़ोन के ना टुकड़े हो जाते हैं, कुछ तो खिड़की से बाहर भी चले जाते हैं। मैंग्या को इतना गुस्सा देखकर उसके आदमी भी ना काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। जैसे ही फ़ोन ना दीवार पे लग जाता है उसके आदमी 2-3 कदम ना पीछे चले जाते हैं। मैंग्या की आंखों से ना आंसू बह रहे होते हैं। गुस्से में मैंग्या अपने दांतों को ना ग्रीटिंग करता है और कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जैसे ही मैं बैंकिंग के करीब आता हूँ तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। किसी भी हालत में मुझे वैन रोहान की सारी प्रॉपर्टी चाहिए, उसके बाद मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंग्या अभी ये कह ही रहा था, इतने में उसका जो आदमी है वो रूम के अंदर चला आता है। अंदर आने के बाद वो बो डाउन करता है और फिर मैंग्या उसे कहता है, बॉस बैंकिंग आ चुकी है। ये बात सुनते ही मैंग्या उस शख्स की तरफ देखता है। गुस्से से लाल होकर जो मैंग्या है वो रूम से ना जल्द ही निकल जाता है। दूसरी ओर जब ही वो नर्स के साथ फोन पे बात कर रहा था, गुस्से में ना वो अपना हाथ टेबल पे मारता है, जिससे सभी लोग ना जो वहां पर मौजूद थे वो खड़े हो जाते हैं। ईबो की आंखों में ना साफ तौर पे काफी ज्यादा गुस्सा दिख रहा था। डिटेक्टिव जो है वो समझ जाता है कि कुछ बहुत ही बुरा हो गया है। सभी लोग चुपचाप ईबो की तरफ ही देख रहे थे। जब ईबो फोन रख देता है, ईबो कुछ नहीं कहता, वो अपने सामने देख रहा होता है और गुस्से से ना अपने दांतों को ग्रीटिंग कर रहा था। कुछ देर के बाद जो डिटेक्टिव है वो ईबो से कहता है, बॉस सब ठीक है ना। तभी ईबो ना अपनी नज़र डिटेक्टिव की तरफ फेर लेता और उससे कहता है, वैंकिंग ने मैसेज भिजवाया है। ये बात सुनते ही जो डिटेक्टिव है वो उसे कहता है, मैसेज? कैसा मैसेज? उसके बाद ईबो जो है वो चेयर पे बैठता है। फिर वो जितने भी लैंस चैन के आदमी थे उनकी तरफ देखता है और उनसे कहता है, क्या तुम लोगों को पता है अभी तक क्या क्या हुआ? लैंस चैन ने अभी तक कितने सबूत ढूंढे हैं, मुझे उस सब चीज़ों की ना लिस्ट चाहिए। उनमें से एक शख्स बोलता है जो कि लैंस चैन के पास आया करता था, जिसने डुप्लीकेट सोयांग के बारे में ही पता भी किया था। वो ईबो को डुप्लीकेट सोयांग के बारे में अभी तक क्या क्या उन्हें मिला, कैसे क्या पता चला, वो सब कुछ बताता है। ये भी बताता है कि फ़ोटो और जो पेन ड्राइव है वो उसी के ही हेल्प से जो लैंस चैन है उसे मिली थी।
ईबो जो है वो उसे कहता है कि मुझे ये बताओ जो डुप्लीकेट वाला सोयांग है वो मुझे कहाँ मिलेगा। तो वो उसे पूरा डिटेल बताता है कि वो किस वक्त कहाँ पर होता है। ईबो जो है वो चुपचाप डिटेक्टिव की तरफ देखता है और डिटेक्टिव जो है वो समझ जाता है कि ईबो का इशारा क्या है और चुपचाप डिटेक्टिव रूम से बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद डिटेक्टिव अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और अपने आदमियों के साथ फ़ोन पे बात करना शुरू करता है। ईबो जो है वो बाकी आदमियों के साथ बात कर रहा होता है और उनसे कहता है कि जो मैंग्याओ है इसके बारे में उसे पता करना है। वैन रहान तो अभी तक उसे समझ में आया नहीं कि ये है कौन, लेकिन मैंग्याओ के बारे में पता करो। तभी सारी ये जो गुत्थी है जो कि उलझी हुई है ये सब कुछ ना सुलझ जाएगा। तब जाकर शायद ईबो को समझ में आएगा कि आखिर ये लोग ईबो के पीछे पड़े क्यों है। वो लोग जो है वो ईबो से कहते हैं कि उन्हें कुछ टाइम चाहिए क्योंकि मैंग्याओ के बारे में पता करना और ये इस फील्ड में नया आया है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो इसमें भी बात होगी, क्योंकि इस फील्ड में ऐसे आना कोई आम बात नहीं है। ईबो जो है वो उनसे कहता है जल्द से जल्द काम ख़त्म करो और मुझे जल्द से जल्द पूरी रिपोर्ट चाहिए। वो लोग जो है वो रेस्पेक्ट में अपने सर बोट डाउन करते और ईबो को ना भरोसा दिलाते और ईबो से कहते हैं आप फिक्र मत कीजिए, आप तक जल्द से जल्द सारी रिपोर्ट पहुंच जाएगी, यह हमारा वादा है। ये कहने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फ़ोन पे बात करने के बाद जो डिटेक्टिव है वो वापस कैबिन के अंदर चला आता है। अंदर आने के बाद जो डिटेक्टिव है वो अपनी सीट पे बैठता है। तभी जो डिटेक्टिव है वो ईबो से कहता है बॉस आप फ़ोन पे किससे बात कर रहे थे। डिटेक्टिव की बात सुनते हुए ईबो जो है वो सिगरेट को ना जलाता है और स्मोक करना शुरू करता है। स्मोक करते हुए ईबो अपने दूसरे हाथ के 2 फिंगर से ना अपने फोरहेड को हल्का सा मसाज कर रहा होता है। तभी जो ईबो है वो डिटेक्टिव से कहता है हॉस्पिटल से फ़ोन आया था, मैं नर्स से फ़ोन पे बात कर रहा था। तभी जो डिटेक्टिव है वो उसे कहता है हॉस्पिटल से फ़ोन आया था मगर हमने तो सारी बिल चुका दी थी। तभी जो ईबो है वो उसकी तरफ देखकर कहता है किसी सिटी हॉस्पिटल से फ़ोन आया था, यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव आता है, वहीं पर एक सिटी हॉस्पिटल है, वहीं से फ़ोन आया था। एक नर्स मुझसे बात कर रही थी। वैंकिंग जो है उसने उसी के थ्रू मुझ तक मैसेज भिजवाया है। सोयांग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में है, अगर जल्द से जल्द उसे नहीं बचाए तो वो मर सकता है। ये बात सुनते ही जो डिटेक्टिव है वो हैरान होकर ईबो से कहता है वैंकिंग ने मैसेज क्यों भिजवाया, वो खुद क्यों नहीं आई। तभी ईबो कहता है अगर वैंकिंग ने मैसेज भिजवाया है इसका मतलब साफ है कि वैंकिंग हम तक अब नहीं आ सकती है। तो डिटेक्टिव से कहता है बॉस क्या उसे ये कहा कि सोयांग है कहाँ पर। तो जो ईबो है वो उसे कहता है हाँ, यहाँ से कुछ दूरी पर जो जंगल आता है उस जंगल के ठीक दूसरे साइड में एक बहुत ही बड़ा मैंशन है, शायद तुमने कभी वो देखा होगा। तो डिटेक्टिव जो है वो उससे कहता है जंगल की दूसरी ओर, अब जंगल में मैं क्यों जाऊंगा, मेरा जंगल से कोई वास्ता तो नहीं है और कोई काम भी नहीं था तो उस तरफ मैं कभी गया नहीं हूँ। तभी ईबो से कहता है एक बार मैंने देखा था, उस वक्त मैं हेलीकॉप्टर में ही था, दूर से ही मैंने उस बंगलों को देखा था। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि वहाँ कोई रहता भी है, लेकिन आज चल के पता चला जिस शख्स को मैं इतने अरसों से ढूंढ रहा हूँ वो शख्स उसी बंगलों में रहा करता था। तभी जो डिटेक्टिव है वो उसे कहता है बॉस आप वैन रहान के बारे में बात कर रहे हो। तो ईबो जो है वह सर को ना हल्का सा नॉड करते हुए कहता है हाँ वैन रहान, वो बंगलो वैन रहान का ही है और मैंग्याओ इस वक्त वहीं पर रह रहा है, तो जाहिर है कि सोयांग भी वहीं पर हो सकता है। तो डिटेक्टिव से कहता है तो फिर चलिए हम वहाँ जाते हैं और सोयांग को वापस लेकर आते हैं। तो ईबो उसे जवाब में कहता है जाने के लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, लेकिन पहले मुझे ये तो पता करने दो ये मैंग्याओ आखिर है कौन। वैन रहान तक मैं कभी इतनी जल्दी पहुंच नहीं पाया, लेकिन मैंग्याओ कैसे पहुंच पाया। जो डिटेक्टिव है वो उसे कहता है शायद मैंग्याओ उसका कोई करीबी होगा, क्योंकि बाहर का आदमी तो आ नहीं सकता। तभी ईबो उसे कहता है अगर करीबी है तो इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों निकाल रहा था, और अगर उसके साथ दुश्मनी है तो हमारे पीछे क्यों लगा हुआ है। तो जो डिटेक्टिव है वो उसे कहता है सर वो तो वही बता सकता है ना। तो ईबो उसे कहता है वो नहीं बताएगा, वो बिल्कुल भी नहीं बताएगा। ये कहते हुए ईबो ना डायर खोलता है सिगरेट के बॉक्स को निकालने के लिए। जैसे ही वो सिगरेट का बॉक्स ना निकालता है तो देखता है सिगरेट का बॉक्स ना खाली हो गया है। उसके बाद ईबो उठाकर उसको ना ऐसे ही डस्टबिन में दूर से ही फेंक देता है।
फिर ईबो उसी डायर के अंदर अपना हाथ डालता है ताकि दूसरा बॉक्स निकाल सके। ईबो ना अपने हाथ को ना डायर के अंदर ना फेर रहा होता है, लेकिन उसके हाथ में सिगरेट का बॉक्स नहीं लगता, लेकिन वहाँ पर एक मोबाइल लगता है। जैसे ही ईबो के हाथ में मोबाइल लगता है तो ईबो ना उस मोबाइल को बाहर निकालता है। फ़ोन को बाहर निकालने के बाद ईबो जो है वो फ़ोन को देखता है और कहता है स्वयं का फ़ोन। तभी जो डिटेक्टिव है वो भी उस फ़ोन की तरफ देखता है। फिर जो डिटेक्टिव है वो उसे कहता है स्वयं का फ़ोन लैंसी चैन के पास। तभी जो ईबो है वो फ़ोन को ना ऑन करता है। फ़ोन को ऑन करने के बाद ईबो जो है वो सारी कॉल जो डिटेल्स है उसे देखता है कि स्वयं ने किस किस के साथ फ़ोन पे बात की है। कॉल हिस्ट्री को देखते हुए ईबो जो है वो स्क्रॉल कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र बाई के नाम पर सेव किए हुए नंबर पे जाती है। बाई का नाम देखते ही ईबो की आंखें बड़ी हो जाती है कि बाई ने फ़ोन किया था। तभी जो ईबो है वो कुछ देर तक चुपचाप उस नंबर को देख रहा होता है। ईबो फिर सोचता है कि भाई ने फ़ोन क्यों किया होगा। तभी डिटेक्टिव ईबो से कहता है बॉस आप क्या सोच रहे हो। ईबो जो है वो डिटेक्टिव की तरफ देखता है और उससे कहता है भाई ने मुझे फ़ोन किया था, मगर उन्हें क्या चाहिए। तो जो डिटेक्टिव है वो उसे कहता है बॉस अगर भाई ने फ़ोन किया था तो आप खुद ही फ़ोन करके पता कीजिए ना कि उन्होंने फ़ोन क्यों किया था। ईबो जो है वो हाँ में हल्का सा सर ना नॉट करता है। उसके बाद ईबो जो है वो भाई को कॉल करता है। उसके बाद ईबो ना भाई का नंबर डायल करता है और उसे कॉल करता है। कुछ देर तक रिंग जारी होती है। फाइनली जैसे ही भाई का जो मैनेजर है वो फ़ोन रिसीव करता है तो ईबो जो है वो उससे कहता है कि मैं वैंग ईबो बोल रहा हूँ चाइना से, मुझे भाई से बात करनी है। तभी जो मैनेजर है वो ईबो को इन्फॉर्म करता है और उससे कहता है हेलो सर, आपने काफ़ी देर के बाद फ़ोन किया। भाई ने काफ़ी बार आपको फ़ोन किया था, उन्हें आपसे बात करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से भाई आपसे बात नहीं कर पाए। भाई ने तो मिस्टर सोयांग से भी कहा था कि किसी भी कीमत पे उन्हें आपसे बात करनी है, लेकिन अभी तक मिस्टर सोयांग ने जवाब में कोई भी फ़ोन नहीं किया, इसलिए हम लोग आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन माफ़ कीजिएगा, भाई आपसे फ़ोन पे बात नहीं कर सकते। तभी ईबो से कहता है आप ट्राई कीजिए, उन्हें कहिए कि वैंग ईबो उनसे बात करना चाहता है। तभी जो मैनेजर है वो उससे कहता है सॉरी सर, मैं अगर कहूँगा भी तब भी वो सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भाई है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो ना किसी की बात सुन पाते हैं ना ही बात कर पाते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि उनके पास काफ़ी कम वक्त बचा है। ये बात सुनते ही ईबो के ने होश उड़ जाते हैं। तो ईबो जो है वो उससे कहता है भाई को हुआ क्या है। मैनेजर जवाब में ईबो से कहता है बस कुछ नहीं, उनकी उम्र आ चुकी है, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रह रहे थे और काफ़ी अरसों से उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब ही रहने लगी थी। अंदर ही अंदर कोई गम उन्हें सता रहा था। हालांकि वो किसी से कह नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा था। कुछ टाइम से वो शराब के नशे में ना 24 घंटे डूबे रहते थे। इस वजह से उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई और अब डॉक्टर ने कह दिया है कि वो नहीं बच सकते। इस वजह से ना ही वो किसी की बात सुन पा रहे हैं और ना ही किसी से बात कर सकते हैं। वो बेजान लाश की तरह बेड पे लेटे हुए हैं। ईबो फिर मैनेजर से कहता है ऐसा है क्या, मुझे माफ़ करिएगा, मुझे पता नहीं था। वो मुझे भाई से बात करनी थी, उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं उनसे बात नहीं कर पाया। क्या आपको पता है कि भाई मुझसे क्या कहना चाह रहे थे? मैं पहले भी उनसे पार्टी में मिला था तो तब भी उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्हें मुझसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, लेकिन उस वक्त भी हमारे बीच कुछ बात हो नहीं पाई। तभी मैनेजर उससे कहता है जी ये तो मुझे पता है कि भाई आपसे बात करना चाह रहे थे, कुछ ऐसी बात है जो कि भाई ने आज तक किसी से नहीं कही है। तभी ईबो से कहता है अगर आपको कुछ भी पता चले तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। जो मैनेजर है वो उसे कहता है सर आप बेफिक्र रहिए, अगर मुझे पता चला तो मैं ज़रूर आपको फ़ोन करूँगा। और भाई को फ़ोन करके उनकी हेल्थ के बारे में जानने के लिए शुक्रिया। उसके बाद जो ईबो है वो फ़ोन काट देता है। ईबो जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और हैरान सा था कि भाई की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तभी जो डिटेक्टिव है वो ईबो से कहता है सर सब ठीक है ना। तो ईबो जो है वो डिटेक्टिव की तरफ देखता है और उससे कहता है भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बचने की चांसेस नहीं है, या यूँ कहूँ तो वो मर चुके हैं, लेकिन उनके बाद अब उनका काम कौन संभालेगा। जहाँ तक सवाल रहा भाई का, मुझे जहाँ तक पता है मैंने कहा था कि भाई की शादी नहीं हुई है, इसलिए उनके आगे पीछे कोई भी नहीं है। वो मेरे को बेटी जैसा समझते थे। अब तो मैं भी नहीं रही जिसे वो अपनी सारी प्रॉपर्टी देते, तो फिर उनके बाद उनका सारा कारोबार संभालेगा कौन।
अब हमें दूसरी ओर का सीन दिखाते हैं। वैंकिंग को अपने साथ कुछ आदमी घर के अंदर लेकर आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो मैंग्याओ है वो जल्दी ही वैंकिंग की तरफ बढ़ रहा होता है। जैसे ही मैंग्याओ दूर से ही वैंकिंग को देखता है, मैंग्याओ का जैसे खून खौल उठता है। मैंग्याओ जल्दी ही वैंकिंग के पास जाता है, वैंकिंग के बालों को पकड़ता है और उसे अपने साथ घसीटते हुए उसके बेडरूम के पास लेकर चला जाता है। वो जैसे ही बेडरूम के अंदर पहुंचता है तो उसको धक्का मार के उसे बेड के ऊपर गिराता है। जैसे ही वैंकिंग बेड के ऊपर गिर जाती है, तभी जो मैंग्याओ है वो वैंकिंग के करीब आता है और वैंकिंग का ना वो मुंह पकड़ता है और उससे कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे चंगुल से भाग सकती हो? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वैंकिंग, तुमसे शादी करने का सपना मेरे बचपन का था और इसे कोई रोक नहीं सकता। वैंकिंग जो है वो उससे कहती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। तभी जो मैंग्याओ है वो उससे कहता है, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बस कुछ दिन और हमारी शादी होने वाली है। अगर भागने की कोशिश भी की तो तुम्हारा बेचारा दोस्त इसके टुकड़े भी नसीब नहीं होंगे। ये बात याद रखना। और अभी तक जो तुम चुपचाप बैठी हुई हो, मेरी हर एक बात मान रही थी, इसी की वजह से था ना? तो इसी की वजह से चुपचाप शादी भी कर लो, वरना इसकी खैर नहीं। ये कहने के बाद मैंग्याओ वहाँ से चला जाता है और दरवाज़ा बाहर से ही लॉक कर देता है। पहले जिस कमरे में वैंकिंग रहा करती थी वो उसी का कमरा था, लेकिन इस बार उसे दूसरे कमरे में ना बंद किया जाता है, जहाँ की खिड़कियों को भी बाहर से अच्छे से ना बंद कर दिया गया था, सील कर दिया गया था, ताकि जो वैंकिंग है दोबारा वो कूद के ना जाए। वैंकिंग अपने कमरे में खिड़की से कूद गई थी क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं था, लेकिन ये वाला जो कमरा था वो सेकंड फ्लोर पे था और इसकी खिड़कियों को भी मजबूती से बंद कर दिया गया था ताकि वैंकिंग भाग ना जाए। घर के चारों ओर सिक्योरिटी को और ज़्यादा टाइट कर दिया गया था और सभी लोग अलर्ट हो गए थे कि कहीं वैंकिंग दोबारा ना भाग जाए। दरवाजे के बाहर भी पहरेदारों को रखा गया था। किसी भी कीमत पर मैंग्याओ जो है वो वैंकिंग को खोना नहीं चाहता है। हालांकि मैंग्याओ प्रॉपर्टी के लिए ही ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन प्रॉपर्टी के अलावा भी सिर्फ और सिर्फ वैंकिंग ही है जिसे जो मैंग्याओ है बचपन से चाहता था कि वो उसकी हो जाए। इसी वजह से मैंग्याओ जो है वो वैंकिंग को खुद से अलग नहीं करना चाहता था और यही एक रीज़न था वैन रोहान को अपने रास्ते से हटाने के बाद वैंकिंग अभी तक जिंदा थी। दूसरी ओर ईबो जो है वो लीसुंग को कॉल करता है। जैसे ही लीसुंग फ़ोन रिसीव करता है तभी जो ईबो है वो लीसुंग को ऑर्डर देता है और उसे कहता है कि वो हॉस्टल जाए और लैंसी चैन को हॉस्टल से सीधे वैंग मैंशन शिफ्ट कर दे। ये बात सुनने के बाद जो लीसुंग है वो ईबो से कहता है, बॉस लेकिन लैंसी चैन का तो अभी ट्रीटमेंट ही चल रहा है और वो इस वक्त कोमा में है, डॉक्टर क्या अलाउ करेंगे? ईबो उसे कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं सारा इंतज़ाम कर दूंगा, तुम्हें बस लैंसी चैन को लेकर वैंग मैंशन में जो अंडरग्राउंड गोडाउन बना हुआ है वहाँ ले जाकर उसे शिफ्ट कर दो। ध्यान रखना कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए और हाँ, साथ ही साथ डॉक्टर्स और नर्स को भी वहाँ पर अपॉइंट कर दो। लैंसी चैन की ट्रीटमेंट में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए और सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा टाइट रख दो। ये कहने के बाद ईबो जो है ना वो फ़ोन काट देता है। फ़ोन पे बात करने के बाद जो ईबो है वो डिटेक्टिव से कहता है, कुछ आदमियों को वैन रोहान के मैंशन के बाहर फैला दो, 24 घंटे उस मेंशन पे नजर रखो, कौन आता है कौन जाता है। हो सके तो कोशिश करो घर के अंदर भी कुछ आदमियों को भिजवाने की। कुछ भी करके मुझे घर के अंदर की सारी जो सिचुएशन है वो पता चलनी चाहिए। जो डिटेक्टिव है वो उसे कहता है, मैं कोशिश करूँगा। जो ईबो है वो उसे कहता है, कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। तो डिटेक्टिव से कहता है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये कहने के बाद जो डिटेक्टिव है वो वहाँ से चला जाता है। ईबो जो है वो चुपचाप बैठकर फिर सोयांग का ना फ़ोन ना दोबारा ओपन करता है और सोयांग का फ़ोन देखना शुरू करता है। सोयांग के फ़ोन में ईबो के बहुत सारे फ़ोटोग्राफ थे जो कि सोयांग ने खुद ही खींचे थे। सारे फ़ोटोग्राफ एक एक करके ईबो देख रहा था और उसे सभी बीती बातें याद आ रही थी। ईबो जो है वो फ़ोटोग्राफ देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसे सोयांग की ना काफ़ी ज़्यादा फिक्र भी हो रही थी। वैंकिंग का मैसेज मिलने के बाद ईबो जो है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया है। उसे किसी भी हालत में सोयांग को बचाना है, लेकिन सोयांग के साथ साथ उसे मैंग्याओ को भी ख़त्म करना है। इसलिए ईबो जो है वो अपने आदमियों के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता। वो नहीं चाहता कि उसके आदमी उसे कमज़ोर देखे
और इस पूरे दौर में ईबो को स्ट्रांग होना था, जो कि ईबो के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। दूसरी ओर जैन और वैनिंग जो कि एक ही घर में रह रहे हैं, जैन और वैनिंग की बॉन्डिंग अब दिन ब दिन ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही थी। वो दिन ब दिन एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ रहे थे, एक दूसरे पे आंखें बंद करके ना वो भरोसा कर रहे थे। जैन की ज़िंदगी में दोस्त तो कोई नहीं था, सिर्फ वैंकिंग की थी जिसे वो अपना समझती थी, लेकिन अब वैंकिंग भी नहीं रही और वैनिंग का जैन के साथ होना यानी कि जियांग फैमिली का होना। बचपन से ही जैन ने माँ बाप के अलावा अगर किसी शख्स को देखा था वो था वैनिंग। वैनिंग ही वो शख्स था जो जैन के कमरे में जैन को बुलाने के लिए आता था और जैन को कमरे में बंद भी करा करता था। कभी कभी सिर्फ जैन ही था जो कि वैनिंग से कुछ पूछा करता था। हालांकि जो वैनिंग है वो जवाब तो नहीं देता था, लेकिन अगर जैन किसी प्रॉब्लम में होता था तो वैनिंग ही होता था जो कि बॉस तक यानी कि जियांग तक मैसेज भिजवाया करता था कि जैन किसी प्रॉब्लम में है या जैन बीमार है। दिन ब दिन उन दोनों की दोस्ती और ज़्यादा गहरी होती है, इतनी गहरी कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आंखें बंद करके भी अब भरोसा करते हैं। जैन वैनिंग के साथ ही उसी के घर में रह रही होती है, इससे कोई भी तकलीफ नहीं होती। वैनिंग जो है वो हर एक छोटी सी छोटी चीज़ का भी ना ख्याल रखता है कि उसकी मैडम को किसी चीज़ की तकलीफ ना हो। इस बारे में जैन को अच्छे से पता है और यही चीज़ जैन को सबसे अच्छी लगती है। ईबो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बिजी था। ईबो ने बस जैन को आखिरी बार तब देखा था जब जैन को किडनैप करके लाया गया था। उसके बाद ईबो और जैन की कोई भी बात नहीं हुई और जैन ने भी हर एक रूल को फॉलो किया जो कि ईबो ने उसे कहा था। जैन ने एक भी रूल नहीं तोड़ा। हालांकि जैन पहले भी रूल नहीं तोड़ा करती थी, क्योंकि उसको पता है एक भी रूल तोड़ना यानी कि ईबो के गुस्से का सामना करना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। काफ़ी दिन हो गए थे ईबो ने जैन को नहीं देखा था। इस वजह से ना ईबो को थोड़ा बहुत जैन की ना याद आने लगी थी, क्योंकि हॉस्टल में ईबो हर दिन जैन को देखा करता था। मॉर्निंग में जैन ही होता था जो कि ईबो को जगाया करता था। इस वजह से एक तो ईबो को जैन की आदत हो गई थी और ईबो का अब उसकी याद भी आने लगी थी। तो ईबो जो है वो डिसाइड करता है कि वो जैन से मिलने के लिए निंग के ना घर जाएगा। शाम के वक्त ईबो जो है वो बिना किसी को बताए निंग के घर चला जाता है। जैसे ही अंधेरा हो जाता है ईबो जो है वो अपनी गाड़ी में चुपचाप बैठकर वहाँ से चला जाता है। ईबो किसी को भी नहीं बताता, यहाँ तक कि ईबो जिस गाड़ी में होता है उसके शीशे भी काले होते हैं ताकि ईबो को कोई पहचान ना ले या देख ना ले। काफ़ी घंटों तक ड्राइविंग करने के बाद फाइनली जैसे ही ईबो निंग के घर पहुँच जाता है, काफ़ी घंटों तक ड्राइविंग करने के बाद जैसे ही ईबो फाइनली निंग के घर पहुँच जाता है, ईबो जो है वो अपनी गाड़ी को निंग के घर से काफ़ी दूरी पर ही पार्क करता है। उसके बाद ईबो जो है वो चलते हुए निंग के घर चला आता है। ईबो गेट नहीं खोलता, ईबो दीवार से ही कूद के अंदर चला आता है ताकि किसी को शक न हो जाए कि निंग के घर देर रात को कोई आया है। चलते हुए ईबो जैसे ही मेन डोर के पास पहुंचता है, अभी वो डोरबेल बजाने ही वाला होता है, तभी वो ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनता है। हंसने की आवाज़ सुनते ही ईबो खिड़की के पास चला आता है। जैसे ही वो खिड़की से झांक कर देखता है तो वो देखता है निंग और जो जैन है वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा मस्ती में ना एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, बात कर रहे थे। यहाँ तक कि जैन जो है वो बार बार ना कुशन को उठाकर निंग के ऊपर ना फेंक रही होती है। जैन को खुश देखकर ईबो जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन निंग के करीब देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा ना गुस्सा भी आ जाता है, उसे काफ़ी ज़्यादा जलन फील होती है। उसके बाद जो ईबो है वो चुपचाप ना गुस्से से निंग और जैन को ही देख रहा होता है। वो देखता है कि निंग और जैन की ना नज़दीकी काफ़ी ज़्यादा ना इन दिनों बढ़ गई है। जैन जो है वो बात करते हुए निंग के कंधे पर ना सर भी रख रहा था, जिससे ईबो को ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ईबो ना कोई आवाज़ करता है और ना ही घर के अंदर चला जाता है। ईबो का मन भर गया था ये सारा सीन देखकर, वो गुस्से में चुपचाप वहाँ से चला जाता है। देर रात को जब ईबो वापस वेयर हाउस आता है, ईबो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। वो सीधे ही अपने ऑफिस चला जाता है। अपने ऑफिस जाने के बाद ईबो चुपचाप चेयर पे बैठता है। उसके बाद ईबो जो है वो ड्रिंक लेता है और स्मोक करता है। ड्रिंक लेते हुए उसको बार बार याद आता है कि जैन किस तरह निंग के ना कंधे पे अपना सर रख रहा था, कभी उसके ना बाजुओं को पकड़ रहा था और कभी उसके साथ हंसते हुए खेल रहा था। बीच बीच में जैन ने ना उसके बालों में अपने ना उंगलियां भी फेर रही थी। यही बात सोचते सोचते ईबो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है।
रात भर ईबो स्मोक करते हुए ड्रिंक करते हुए एक ही बात सोच रहा था, कहीं उसने कुछ गलती तो नहीं कर दी निंग और जैन को अकेले उस घर के अंदर रखकर। ईबो बस रात भर यही सोचता होता है और कब सुबह हो जाती है ईबो को भी नहीं पता चलता। दूसरी ओर मैंगियाओ जो है वो अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन देता है और उन्हें कहता है कि वो किसी भी कीमत पर जैन को यहाँ पर लेकर आए, लेकिन ध्यान रखे कि जैन को एक भी खरोच नहीं लगनी चाहिए। कुछ भी करो जैन यहाँ पर लेकर आओ। सारे जो उसके आदमी होते हैं वो लोग अपना सर रेस्पेक्ट में बो करते हैं। उनमें से फिर एक आदमी जो है वो मैंगियाओ से कहता है, बॉस जैन को ढूंढना इतना आसान नहीं है। पहले जब हम जैन को लेकर आए थे तब वो काफ़ी आसान था, लेकिन इस बार अब वो लोग काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गए होंगे। ईबो जैन को जाने नहीं देगा और डेफिनेटली ईबो ने जैन को कहीं पर छुपा तो दिया होगा। तो जो मैंगियाओ है वो उसे कहता है, कोई ना कोई जगह तो इस दुनिया में होगी ही जहाँ पर जैन होगा। अपने आदमियों को वैंग ईबो के पीछे लगा दो। कभी ना कभी वैंग ईबो तो जैन से मिलने के लिए जाएगा ही, लेकिन ध्यान रखना कि ईबो को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि उस पर नज़र रखी जा रही है। और हाँ, ये भी नज़र रखना कि उसके आदमी अब कर क्या रहे हैं। उसकी पल पल की खबर मुझे चाहिए। ये कहने के बाद वो अपने आदमियों को जाने का इशारा देता है और उसके सभी आदमी वहाँ से चले जाते हैं। सुबह हो गई है। ईबो जो है वो चुपचाप ऑफिस में बैठा हुआ ही है। कल रात को ईबो ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक और स्मोक किया था, जिस वजह से ईबो जो है ना उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। जैसे ही डिटेक्टिव ऑफिस के अंदर आता है तो चारों ओर ना उसे सिगरेट की ना वो गंध आती है। डिटेक्टिव जो है वो अपनी नाक बंद करता है और मन में ही सोचता है कि बॉस कितनी स्मोक करती है। तभी जो ईबो है वो डिटेक्टिव की तरफ देखकर उसे कहता है, क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? तभी डिटेक्टिव उसे कहता है, क्या बॉस, मुझे क्या अच्छा नहीं लगा? तभी ईबो से कहता है, स्मोक की गंध, और क्या? ये कहने के बाद ईबो जो है वो डिटेक्टिव को बैठने का इशारा देता है। उसके बाद जो ईबो है वो डिटेक्टिव से कहता है, मैंने तुम्हें एक काम दिया था, उस काम का क्या हुआ? तभी जो डिटेक्टिव है वो उसे कहता है, बॉस आप फिक्र मत कीजिए, जो डुप्लीकेट वाला सोयांग है ना उसके बारे में पता चल चुका है। मैंने कल लैंसचैन के आदमियों से बात की तो उन्होंने बताया था कि उन्हें जो डुप्लीकेट वाला सोयांग है वो उन्हें कहाँ पर मिला था। तो हमारी जो आदमी है वो उसे पकड़ने के लिए गए हुए हैं। आज रात तक वो यहाँ पर ज़रूर आ जाएगा। ईबो जो है वो उसे कहता है, ध्यान रखना, मुझे किसी भी कीमत में वो चाहिए। उसके बाद डिटेक्टिव जो है वो धीरे धीरे और थोड़ा घबराते हुए ईबो से पूछता है, बॉस क्या हुआ, सब ठीक है ना? वो कल रात को आप कहीं गए हुए थे? ये बात सुनते ही ईबो जो है ना वो चौंक जाता है और गुस्से से ना डिटेक्टिव की तरफ देखता है। तभी डिटेक्टिव से कहता है, वो मैं वो फ़ोन पे बात कर रहा था, तो मैं बाहर गया तो देखा कि आप कहीं जा रहे हो। वैसे सब ठीक ही होगा, आप कहीं इम्पोर्टेंट काम के लिए गए होंगे। तभी ईबो जो है वो से कहता है, लीसुंग को यहाँ बुलाओ। उसके कुछ देर के बाद जैसे ही लीसुंग जो है ऑफिस के अंदर चला आता है, डिटेक्टिव चुपचाप ना बैठा हुआ था। उसके दिमाग में ना खिचड़ी पक रही थी कि बॉस के साथ ऐसा क्या हो गया है कि कल रात से ही बॉस का ना मुंह ना उतरा हुआ है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और गुस्से में लग रहे हैं। जैसे ही लीसुंग रूम के अंदर आता है, डिटेक्टिव चुपचाप लीसुंग की तरफ ही देख रहा था। तभी जो लीसुंग है वो रेस्पेक्ट में अपना सर बो डाउन करता है। ईबो जो है वो लीसुंग से कहता है, तुम एक काम करो, तुम निंग के घर जाओ, मुझे वैसे अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। निंग के घर जाओ और जैन के पास रहो। जैन के पास हमारे आदमियों में से कोई नहीं है, उसकी हिफाजत के लिए कोई ना कोई वहाँ होना चाहिए। ये सुनते ही डिटेक्टिव जो है वो एक आईब्रो को ना रेस करता है और सोचता है, जब निंग को वहाँ रखा गया है तो लीसुंग की ज़रूरत वहाँ पर क्यों है? डिटेक्टिव ये सोच ही रहा होता है, तभी ईबो की नज़र डिटेक्टिव पे पड़ती है। ईबो समझ जाता है कि डिटेक्टिव जो है वो जैन के बारे में ही सोच रहा है। तभी ईबो लीसुंग से कहता है, और हाँ, मुझे निंग के घर में हर एक कोने, हर एक जगह पर कैमरा चाहिए। ये बात सुनकर जो डिटेक्टिव है वो अपनी दोनों आईब्रोज अब रेस करता है और ईबो की तरफ देखता है। डिटेक्टिव समझ आता है तो उसके मुंह से हल्की सी हंसी सी निकल जाती है, लेकिन डिटेक्टिव ना जल्दी अपनी हंसी को ना कंट्रोल करता है। लेकिन ईबो जो है ना वो उसकी हंसी ना सुन लेता है। ईबो अपनी आई के कॉर्नर से ना डिटेक्टिव की तरफ ही देख रहा था। तभी ईबो जो है वो लीसुंग से कहता है, गार्डन से लेकर हर एक कमरे तक मुझे कैमरा चाहिए, ध्यान रखना हर एक कमरे का हर एक एंगल मुझे चाहिए। ये बात सुनने के बाद जो लीसुंग है वो अपना सर रेस्पेक्ट में बो डाउन करता है
और वहाँ से चला जाता है। डिटेक्टिव जो है वो लीसुंग को ही देख रहा होता है। जैसे ही लीसुंग दरवाजे से बाहर चला जाता है, डिटेक्टिव भी दरवाजे की तरफ ही देख रहा था। हालांकि डिटेक्टिव को ना हंसी आ रही थी, वो अपनी हंसी को ना छुपाने के लिए दरवाजे की तरफ ही देख रहा था। ईबो जो है वो गुस्से से डिटेक्टिव की तरफ ही देख रहा था। तभी ईबो डिटेक्टिव से कहता है, कुछ कहना चाहते हो क्या? तो डिटेक्टिव जो है वो उसे कहता है, कुछ नहीं बॉस, मुझे क्या कहना है। वो अब कल भाई के बारे में कह रहे थे कि भाई आपसे कुछ कहना चाह रहे थे। क्या आपको क्या लगता है वो आपसे कौन सी बात करना चाहते थे? तभी जो ईबा उसको याद आता है तो वो डिटेक्टिव से कहता है, पहली बार जब मैं उससे मिलने के लिए गया था, वो मुझसे बात करते हुए उसने मुझे साइड में ले लिया था और मुझसे कहा था कि वो जियांग फैमियान के बारे में कुछ जानना चाहता है। जियांग फैमियान का नाम सुनते ही डिटेक्टिव उसे कहता है, जियांग के बारे में? पर जियांग के बारे में जानने के लिए ऐसा कुछ तो है नहीं, वो आपके अंडर काम किया करता था और उसमें ऐसा क्या खास था जो भाई को उसमें इंटरेस्ट हो। तभी जो ईबो है वो उसे कहता है, अरे हाँ, उसमें ऐसा क्या है जो भाई को उसमें इंटरेस्ट होगा। ज़्यादातर जियांग की ज़िंदगी में कुछ था नहीं सिवाय काम के, इंटेरोगेशन करने के, बीवी और ये कहते ही ईबो जो है वो रुक जाता है। ईबो के जहन में अचानक से एक बात आती है। तभी ईबो जो है वो किसी का नंबर डायल करता है। जैसे ही सामने वाला शख्स फ़ोन रिसीव करता है तो वो ईबो से कहता है, हेलो मिस्टर वैंग ईबो, काफ़ी दिनों के बाद आपसे बात हो रही है, आप कैसे हो? आज आपने मुझे अचानक याद किया। तो ईबो से कहता है, तुम्हें याद होगा कई साल पहले तुम्हारे कॉलेज में एक लड़की पढ़ने के लिए आई थी जिसे मैंने ही कहा था इसे एडमिशन दिलवाने के लिए। वो जो शख्स है वो उसे कहता है, अरे मैं उसे भूल कैसे सकता हूँ, वो हमारे कॉलेज की VVIP स्टूडेंट रह चुकी है। बताइए आपको क्या जानना है? तो ईबो से कहता है, जितनी इन्फॉर्मेशन तुम्हें लैन से चाहे उस वक्त दी थी, मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो उसे कहता है, जी बॉस, आपको कब इन्फॉर्मेशन चाहिए? तो जो ईबो है वो उसे कहता है, तुम एक काम करो, तुम मेरे वेयर हाउस आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ये बात कहने के बाद ईबो जो है वो उसे फ़ोन ना कट कर देता है। अब हमें दूसरी ओर का सीन दिखाते हैं। मैंग्याओ जो है वो बैठा हुआ है, तभी उसका ना फ़ोन बजता है। मैंग्याओ जैसे ही अपना फ़ोन देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। मैंग्याओ के माथे से ना पसीना आता है। तभी मैंग्याओ कांपते हुए हाथों से ना फ़ोन रिसीव करता है। दूसरी ओर का शख्स मैंग्याओ से कहता है, मैं चाइना आ रहा हूँ, मैंने जो तुम्हें टाइम दिया था वो टाइम पूरा हो चुका है और तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। मैंग्याओ जो है उसके गले से आवाज़ नहीं आ रही थी तो मैंग्याओ बड़ी मुश्किल से धीमी आवाज़ में उसे कहता है, सर मुझे टाइम चाहिए, मेरे आदमी ढूंढ रहे हैं, प्लीज़ आपने मेरी इतनी मदद की है, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। तभी वो शख्स उसे कहता है, इसलिए मैं खुद आ रहा हूँ। ये कहने के बाद वो ना फ़ोन काट देता है। जो मैंग्याओ है उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है, उसके बाजू भी कमज़ोर हो जाते हैं, उसकी टांगे भी ना अब कांपना शुरू करते। उसके माथे से कंटिन्यू ना पसीना आ रहा था। मैंग्याओ को समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ छुप जाऊं, वो मुझे कहीं से भी ढूंढ लेगा। मैंग्याओ ना अपने आप के साथ एक धीरे धीरे बड़बड़ा रहा होता है। तभी उसका जो आदमी है वो मैंग्याओ के पास आता है और उसे कहता है, बॉस आप ठीक हो? तभी जो मैंग्याओ है वो उसकी तरफ देखकर उसे कहता है, कुछ ठीक नहीं है जैन, उसको जल्दी ढूंढ के लेकर आओ वरना कुछ नहीं बचेगा। ये कहने के बाद मैंग्याओ अपने कांपते हुए हाथों से ना वाइन की बोतल से वाइन अपनी ग्लास में भरता है और जल्दी ही ना वाइन पीता है। पीते हुए मैंग्याओ की ना नेक, उसकी शर्ट सभी ना वाइन से गीली हो जाती है। ईबो ऑफिस में बैठा हुआ है और तभी वो शख्स जिससे ईबो ने फ़ोन पे बात की थी वो ईबो से मिलने के लिए आता है। वो शख्स जैसे ही गाड़ी से उतरता है तो वो कोई और नहीं बल्कि जिस कॉलेज में जैन पढ़ा करता था वहीं का CEO है, यानी कि हमारा चैंग। इतने सालों के बाद फाइनली चैंग जो है वो ईबो से दोबारा मिलने के लिए आया है। चैंग जो कि हमेशा ईबो के इलीगल काम में इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है और ईबो जो है वो हमेशा अगर किसी भी प्रॉब्लम में चैंग फंसता है तो ईबो ही उसे बाहर निकालता है। जैन का एडमिशन भी ईबो ने चैंग के बड़े कॉलेज में ही किया था और चैंग ने हमेशा कोशिश की कि जैन को किसी भी चीज़ की कमी ना हो, जो कि हमेशा जैन के साथ हुआ। जैन को हमेशा ट्रीट TIP स्टूडेंट की तरह ही किया जाता था। चैंग जैसे ही वेयर हाउस के ऑफिस चला आता है, अंदर जाते ही चैंग जो है वो अपने रेस्पेक्ट में ना सर बोर्ड डाउन करता है। तभी ईबो जो है वो अपनी सीट से उठता है और चैंग के पास जाकर उसको गले लगाता है। इतने सालों के बाद ईबो ने चैंग को देखा। चैंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। फिर वो ईबो से कहता है, फाइनली तुम ठीक हो गए,
जब तुम्हारे बारे में न्यूज़ सुनी थी तो मेरा दिल टूट गया था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है। फिर मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया, अगर तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ तब तो मैं गया काम से, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। ईबो जो है वो हंसते हुए चैंग से कहता है कि तुम बैठो। चैंग जो है वो फिर सीट पे बैठता है और ईबो अपनी चेयर पे आकर बैठ जाता है। उसके बाद ईबो जो है वो चैंग से कहता है कि तुम क्या लोगे। चैंग जो है वो उससे कहता है मैं बस कॉफ़ी लूँगा। तो ईबो जो है वो 2 कॉफ़ी ऑर्डर करता है और उनके पास कुछ देर के बाद कॉफ़ी भी आ जाती है। कॉफ़ी पीते पीते फिर जो चैंग है वो उसे इतने साल के बारे में बात करता है कि क्या कहाँ पर क्या क्या हुआ और चैंग ने क्या क्या किया। ईबो और चैंग ने बड़े आराम से बैठे हुए थे। तभी कुछ देर के बाद जो चैंग है वो ईबो से कहता है बॉस, फाइनली किसी काम के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया। जो आपने मुझसे मांगा था ये रही उसकी फ़ाइल। तो ईबो जो है वो फाइल ओपन करता है और फाइल को ना पढ़ना शुरू करता है। पढ़ते हुए ईबो जो है वो उसे कहता है इसमें तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तभी जो चैंग है वो उसे कहता है बिल्कुल यही तो बात मैंने उस वक्त कही थी। तब लैंस चैन ने कहा था कि इन्फॉर्मेशन के नाम पर बस इतना ही है। जियांग फैमियान के बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं है, सिवाय यही है कि जियांग की बीवी की जब डिलीवरी का टाइम था उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बच्चा जो है वो मरा हुआ पैदा हुआ था। ईबो जो है वो उसे कहता है बच्चा मरा हुआ पैदा नहीं हुआ था, बच्चा जिंदा है और वो जैन है। तो जो चैंग है वो उसे कहता है देखो मैं ये तो मान सकता हूँ कि जैन उनकी औलाद है, लेकिन हम लैंस चैन की रिपोर्ट पर ना शक नहीं कर सकते। लैंस चैन की हर एक बात सही होती है और अगर लैंस चैन ने गारंटी दी है कि जियांग का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है तो डेफिनेटली वो बच्चा मरा हुआ ही था। इस पे कोई भी शक हम कर नहीं सकते क्योंकि लैंस चैन बिना पुख्ता सबूत के कुछ भी नहीं कहता। ईबो जो है वो चुप हो जाता है। वो बार बार ये एक ही बात सोचता है कि अगर जियांग का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था तो जैन तो जिंदा है, तो फिर जैन कौन है। उसके बाद जो ईबो है वो चैंग से कहता है कुछ और तुम्हें कभी लैंस चैन ने कहा या तुम्हें कुछ पता चला। तो चैंग उसे कहता है मैं तो वहाँ का CEO हूँ, अब अगर तुम्हें कुछ पता करना ही है या तो तुम्हें DNA करना पड़ेगा जियांग और जैन का। जियांग तो नहीं रहा, सिर्फ जैन ही है, तुम्हें जैन से ही पता करना पड़ेगा। मे भी जैन को कुछ पता हो, और अगर जैन को भी नहीं पता, जैन के करीब तो कोई ना कोई होगा जिसको कुछ ना कुछ तो पता होगा। ईबो के जहन में बस 2 ही नाम होते हैं, एक तो जैन और दूसरा निंग, इसके अलावा कोई भी लिंक नहीं है। तो जो ईबो है वो चैंग से कहता है ठीक है मैं बाकी खुद ही पता करता हूँ, लेकिन हाँ तुम भी ढूंढो, अगर तुम्हें कुछ पता भी चलता है तो मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद फिर वो लोग ना बात करना शुरू करते हैं और काफ़ी देर के बाद वो बात करते रहते हैं। फाइनली जैसे उनकी बात खत्म हो जाती है, जो चैंग है वो वहाँ से चला जाता है। चैंग के जाने के बाद भी ईबो के जहन में ना बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि जियांग का बच्चा अगर मरा हुआ पैदा हुआ तो ये बच्चा किसका है। शाम के 7 बज रहे थे। एयरपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा रश था, काफ़ी टाइट सिक्योरिटी थी, काफ़ी सारी काली गाड़ियाँ एयरपोर्ट के बाहर से गुजर रही थी और उन गाड़ियों के बीचों बीच एक SUV थी जो कि ब्लैक कलर की थी। सभी गाड़ियों के ना शीशे ब्लैक कलर के थे। जो SUV गाड़ी जो कि बीच में थी उस गाड़ी के दाएं बाएं भी गाड़ियाँ थीं। उसके अंदर कोई VIP शख्स था। रास्ते में ना ट्रैफिक जैम भी हो जाता उनकी वजह से। उसके अंदर का जो शख्स होता है वो फ़ोन पे बात कर रहा था, उसके साथ उसका एक सेक्रेटरी भी था। फ़ोन पे बात करते हुए वो शख्स ना दूसरे वाले शख्स से कहता है जो एड्रेस तुमने मुझे दिया क्या ये कंफर्म है। दूसरी ओर का शख्स उसे कहता है जी बॉस ये एड्रेस कंफर्म है। उसके बाद जो शख्स फ़ोन पे बात कर रहा था वो फ़ोन काट देता है। वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि उसे इस एड्रेस पे जाना है। बिल्कुल गाड़ियों को उसी तरफ ना मोड़ दिया जाता है। दूसरी ओर ईबो जो है वो ऑफिस से निकल जाता है। गाड़ी में बैठकर वो सीधे जैन से मिलने के लिए चला जाता है। ईबो जैसे ही जा रहा होता है उसके पीछे एक शख्स ना बाइक पे गुजरता है। वो शख्स किसी और का नहीं बल्कि मैंगियाओ का ही आदमी था जो कि ईबो पर ना नज़र रख रहा था। ईबो काफ़ी स्पीड में गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन ईबो जैसे ही मेन मार्केट में पहुंचता है तो वो एक रेस्टोरेंट के बाहर अपनी गाड़ी पार्क करता है और रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। वो जो बाइकर होता है वो बाहर ही इंतज़ार कर रहा था। रेस्टोरेंट के अंदर जाने के बाद ईबो जो है ना वो रेस्टोरेंट के बैक डोर जो है ना वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर ना किसी दूसरी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। जो बाहर बाइकर होता है वो ईबो का ही इंतज़ार कर रहा था, लेकिन ईबो दूसरे रास्ते से चला जाता है। ईबो हमेशा ही रास्ता बदल कर ही ना जैन से मिलने के लिए जाता है कि अगर कोई भी ईबो को ना फॉलो कर रहा होगा इस तरह से रास्ता बदलने से ना वो जैन तक नहीं पहुंच पाएगा। जैसे ही ईबो काफ़ी देर तक ड्राइविंग करता है और फाइनली वैनिंग के घर पहुंच जाता है। वैनिंग के घर से कुछ ही दूरी पर ना ईबो अपनी गाड़ी ना पार्क कर देता है। गाड़ी को पार्क करने के बाद ईबो चलते हुए निंग के घर चला जाता है,
जैसे ही वो निंग के घर के मेन डोर के पास पहुंचता है तो ईबो ना डोर बेल बजाता है और जैन दरवाज़ा खोलता है। जैन का चेहरा देखते ही ईबो की आंखों में चमक आ जाती है, उसकी गाल ना हल्के से पिंक हो जाते हैं। जैन जब ईबो को देखती है तो जैन अपनी आंखों को रोल कर देता है और दूसरी तरफ चला जाता है। जैन का ऐसा अंदाज देखकर ईबो को ना थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि आज तक जैन ने कभी इस तरह के नखरे किए नहीं थे। जैन को नखरे भी नहीं आते थे। तो जो ईबो है वो दरवाजे पर ही ना वो जम सा जाता है। जैसे ही जैन जा रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि ईबो जो है ना वो अंदर नहीं आया। तभी जो जैन है वो निंग को बुलाता है और वो निंग को चिल्लाकर कहता है, निंग, दरवाजे पे कोई आया है और उसे कहो अंदर आने के लिए। ईबो जो है ना वो समझ आता है कि जो जैन है वो उससे नाराज है और वो इनडायरेक्टली ईबो से कह रहा है कि वो अंदर चला है। ईबो चुपचाप अंदर चला आता है। जैसे ही ईबो अंदर आता है तभी जो जैन है वो दोबारा चलाकर निंग से कहता है, निंग, जो अंदर आया है तो उसे कह दो अंदर आने के बाद दरवाज़ा भी बंद कर दे। ईबो चुपचाप वापस मुड़ जाता है और दरवाज़ा बंद करता है। जैसे ही ईबो दरवाज़ा बंद करता है जो जैन है फिर वो सीधे किचन की तरफ चला जाता है। ईबो चुपचाप सोफे के ऊपर बैठ जाता है। कुछ देर के बाद जैन जो है वो किचन से आ जाता है और उसके हाथ में एक बड़ी सी ट्रे होती है। ट्रे के ऊपर काफ़ी कुछ खाने के लिए था, जो कि सारी हेल्दी चीज़ें ही थी। उसके बाद फिर वो ईबो को ना वो खाना सर्व कर देता है। ईबो जो है जैसे ही वो खाना देखता है तो उसके होंठों पर ना स्माइल आती है। आज काफ़ी दिनों के बाद ईबो दोबारा ना जैन के हाथों का खाना खाने वाला था। ईबो अभी पहला निवाला उठाने ही वाला था, तभी अचानक से ना डोरबेल बजाती है। डोरबेल की आवाज़ सुनते ही जैन जो है उसके मुंह से निकलता है, निंग आ गया। ये कहते हुए जो जैन है वो खड़ी हो जाती है और दरवाजे की तरफ ना चली जाती है। ईबो ना जैन की तरफ ही देख रहा होता है। निवाला उसके ना मुंह के पास ही था। ईबो बस जैन को देखता है कि जैन ना निंग के आने पर कितना ज़्यादा खुश है और ईबो का ना आते ही उसने अपनी आंखें रोल कर दी। जैसे ही जैन दरवाज़ा खोला और निंग चला आता है, जैन जो है और वो निंग के हाथ से ना सामान लेता है और उससे कहता है, तुम काफ़ी थके हुए होंगे, तुम जल्दी अंदर जाओ। उससे अंदर जाने के लिए कहने के बाद जो जैन है वो खुद ही दरवाज़ा बंद करता है। ये वो चुपचाप जैन की तरफ ही देख रहा था। उसके बाद जो जैन है वो सामान उठाकर टेबल के ऊपर रख देता है और सोफे के पास आकर बैठ जाता है। तब तक जो निंग है वो ईबो के पास आ गया था। बोर्ड डाउन करके वो भी सोफे के ऊपर बैठ गया था। तभी जो ईबो है वो उस खाने को ना निंग की तरफ ना उसे पास ऑन करता है और निंग से कहता है, तुम खाना खाओ, तुम शायद भूखे हो। ये देखकर जैन को ना काफ़ी बुरा लगता है कि उसने ईबो के लिए इतना स्पेशल खाना बनाकर लाया और उसने निंग को दे दिया। लेकिन ईबो को ना अंदर से बहुत बुरा लग रहा था कि जैन ने उससे अच्छे से बात नहीं की। एक तो इतने दिनों के बाद मिली, उसका पूरा फोकस ना निंग की तरफ ही था। तभी निंग जो है वो ईबो से कहता है, अरे नहीं, मैं घर से खाकर ही निकला था, आप खाओ। तो जो ईबो है वो उससे कहता है, नहीं, मेरा पेट भर गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। ये कहने के बाद जो ईबो है वो सोफे से उठता है। जैन को बहुत बुरा लगा, इतनी जल्दी ये जा रहा है। तभी निंग और जैन दोनों खड़े हो जाते हैं। ईबो जो है जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ता है तभी जो निंग है वो उससे कहता है, आप यहाँ किसी काम से आए थे? ये बात सुनते ही ईबो जो है ना वो रुक जाता है। फिर वो जैन की तरफ देखता है। जैन की तरफ देखते हुए ईबो जो है वो उससे कहता है, हाँ, मैं किसी काम से तो आया था, लेकिन अब लगता है कि मैं गलत वक्त पे आया हूँ, मैं फिर कभी आऊँगा। ईबो के बोलने के अंदाज से ही पता चल रहा था कि ईबो का ना मूड पूरी तरह से ना खराब हो गया है। ईबो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जाते हुए जो जैन है वो ईबो के पीछे पीछे ही चल रहा था। जब ईबो दरवाज़ा खोलता है और जा रहा होता है तभी ईबो ना पीछे से दरवाज़ा बंद करता है। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद कर रहा होता है तभी जो जैन है वो ईबो का नाम लेकर उससे कहता है, वो तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? तभी जो ईबो है वो उससे कहता है, मुझे लगता है कि मैं गलत वक्त पे आया हूँ, मुझे माफ़ कर देना, अगली बार मैं अपने आदमी को भिजवा दूंगा अगर मुझे कोई भी ज़रूरत होगी तो। ये कहने के बाद ईबो जो है वो वहाँ से चला जाता है। ईबो की बात सुनकर ना जैन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि ईबो ने ये ऐसा क्या कह दिया। जैन को रियलाइज़ होता है कि जब ईबो आया था और उसने जो बिहेव किया है शायद ईबो को ना बुरा लगा। जब ईबो जा रहा होता है तो जैन उसके पीछे ना भागते हुए आता है। ईबो अभी गेट तक ही पहुंचा था तभी जैन पीछे से उसको दोबारा बुलाता है और उससे कहता है, बुरा लगा? ये बात सुनते ही ईबो जो है जो कि गेट को टच करने ही वाला था उसका हाथ रुक जाता है। ईबो तुरंत ही ना पीछे मुड़ता है। बिना कुछ कहे वो जैन के करीब आता है और जैन को ना किस कर देता है। मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ कि बीच बीच में मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है। मुझे एक्चुअली ना ज़ुकाम हो गया है जिस वजह से मेरी ना छींकें नहीं रुक रही और मुझे रिकॉर्डिंग करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है।
और मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो रहा है, इस वजह से मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ। जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है मैं कोशिश करती हूँ। मैं होप करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और मैं होप भी करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो, और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।